नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 पर आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। सबसे पहले बात परमबीर का लेटर बम की। महाराष्ट्र में मचा हड़कंप। मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की आरोपों की जद में गृह मंत्री अनिल देशमुख हैं। परमबीर सिंह के मुताबिक देशमुख ने वाजे को हर महीने 100 करोड़ के वसूली का दिया था टारगेट। वसूली के इस खेल से जुड़ी हर बड़ी खबर देखिए परमबीर का लेटर बम में। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की चिट्ठी से महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया है। परमबीर सिंह ने आरोप लगाया है कि क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के हेड सचिन वाजे को महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पिछले कुछ महीने में कई बार अपने सरकारी आवास ज्ञानेश्वर में बुलाया और 100 करोड़ रुपए कलेक्ट करने का टारगेट दिया। पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने उद्धव ठाकरे को लिखे लेटर के पॉइंट नंबर 8 में लिखा है कि खुद सचिन वाजे ने उनके सामने गृह मंत्री अनिल देशमुख के वसूली वाले प्लान का खुलासा किया। गृह मंत्री ने वाजे को बताया था कि मुंबई में लगभग 1750 बार, रेस्टोरेंट और अन्य प्रतिष्ठान हैं। यदि प्रत्येक से 2 से 3 लाख रुपए कलेक्ट किए जाएं, तो हर महीने 40 से 50 करोड़ रुपए आसानी से जमा किए जा सकते हैं। बाकी यह कलेक्शन अन्य माध्यमों से किया जा सकता है। पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने ये भी आरोप लगाया है कि गृह मंत्री देशमुख ने सोशल सर्विस ब्रांच के ACP संजय पाटिल को अपने घर पर बुलाया और हुक्का पार्लर को लेकर बात की। उसके बाद फिर संजय पाटिल को बुलाया गया। इस दौरान साथ में DGP भुजबल भी थे। देशमुख के PA पलांडे ने संजय पाटिल से 40 से 50 करोड़ रुपए कलेक्शन करने को कहा। परमबीर सिंह के मुताबिक पाटिल और भुजबल के बीच ये मीटिंग 4 मार्च 2021 को हुई थी। चिट्ठी में परमबीर सिंह ने लिखा है कि गृह मंत्री के निर्देशों के बाद वाजे और पाटिल ने आपस में बातचीत की और दोनों मेरे पास इस मामले को लेकर आए। गृह मंत्री अनिल देशमुख लगातार इस तरह के मामलों में लिप्त रहे हैं और वो कई बार मेरे अधिकारियों को बुलाकर इस तरह के काम उनसे करवाते रहे हैं, जिनमें पैसों का कलेक्शन शामिल है। पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने अपने मेल के पॉइंट नंबर 6 में लिखा है वो बेहद ही सनसनीखेज है। परमबीर सिंह ने लिखा है, जब एंटीलिया मामले की अपडेट देने के लिए उन्हें मार्च के मध्य में मुख्यमंत्री आवास वर्षा में बुलाया गया था, तब उन्होंने उद्धव ठाकरे को गृह मंत्री की सारी करतूतों के बारे में बता दिया था। पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने यह भी कहा कि उन्होंने इस मामले में डिप्टी चीफ मिनिस्टर और NCP चीफ शरद पवार को भी गृह मंत्री अनिल देशमुख के अनाचार के बारे में ब्रीफ किया था। परमबीर के मुताबिक सरकार के कई मंत्री ये भी जानते हैं कि मैं उन्हें गृह मंत्री की करतूतों के बारे में बता चुका हूँ। परमबीर सिंह ने अपने मेल के पॉइंट नंबर 13 में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखा है कि दादरा और नागर हवेली के सांसद मोहन डेलकर की मौत के मामले में गृह मंत्री की ओर से लगातार मुझ पर दबाव बनाया गया कि इस मामले में मैं आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज करूं। सुसाइड का केस नहीं दर्ज किया तो मुझे उनकी नाराजगी झेलनी पड़ी। परमबीर सिंह ने अपनी चिट्ठी में राजनीतिक दबाव का भी जिक्र किया है। परमबीर सिंह के मुताबिक पिछले 1 साल के दौरान मैंने ये महसूस किया कि कई बार महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने मेरे कई अधिकारियों को अपने आधिकारिक निवास ज्ञानेश्वर पर बुलाया और उनसे विभिन्न मामलों में अपने हिसाब से जांच कराई। इस तरीके का राजनीतिक दबाव माननीय सुप्रीम कोर्ट की नजर में अवैध और गैर संवैधानिक है। परमबीर सिंह ने अपनी चिट्ठी की आखिरी लाइन में ये कहा है कि मेरे खिलाफ जो भी आरोप लगे हैं वो केवल अटकलें या अंदेशा थी, उन पर कोई भी सबूत नहीं था। अगर सचिन वाजे के फोन कॉल रिकॉर्ड की जांच की जाए तो मैंने जो भी आरोप लगाए हैं उनकी सच्चाई सामने आ जाएगी। माननीय गृह मंत्री के प्रभाव की वजह से मेरा ट्रांसफर एक रूटीन ट्रांसफर नहीं था। मुझ पर लगाए गए सभी आरोप बदले की कार्रवाई के तहत लगे हैं। तो वहीं देशमुख ने परमबीर के लगाए आरोपों को क्यों झुठलाया है? CM उद्धव ठाकरे ने की हाई लेवल मीटिंग। खतरे में देशमुख की कुर्सी और देशमुख के इस्तीफे की मांग पर बीजेपी का प्रदर्शन आज। महाराष्ट्र की वसूली से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 महाराष्ट्र में वसूली कांड। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने ट्वीट कर मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर के लगाए आरोपों को झूठा करार दिया है और कहा है कि ये उनकी खुद को बचाने की एक चाल है। देशमुख का कहना है कि अगर ऐसा था तो अब तक चुप क्यों थे। देशमुख ने परमबीर के आरोप न साबित करने पर मानहानि का मुकदमा दायर करने की भी बात कही। पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह के लगाए आरोपों के बाद CM उद्धव ने एक हाई लेवल बैठक की जिसमें मामले पर चर्चा की गई। ऐसा माना जा रहा है कि इतने गंभीर आरोपों के बाद गृह मंत्री देशमुख की कुर्सी जा सकती है। वहीं खबर है कि NCP अपने नेताओं और मंत्री की जल्द ही परमबीर के पत्र पर तत्काल बैठक बुलाएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की चिट्ठी को लेकर कहा गया है कि ये मेल उनके ऑफिशियल ईमेल एड्रेस से नहीं आई थी और इस पर उनके हस्ताक्षर भी नहीं है, इसलिए नए ईमेल एड्रेस की जांच की जरूरत है। इसके अलावा गृह विभाग के जरिए परमबीर सिंह से संपर्क करने की कोशिशें की जा रही हैं। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर आरोपों से महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मामले को लेकर अनिल देशमुख का इस्तीफा मांगा है। फडणवीस ने कहा कि हम गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हैं। अगर वो खुद अपना पद नहीं छोड़ते तो CM को उन्हें हटा देना चाहिए। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि परमबीर सिंह की चिट्ठी से साफ है कि CM को इस बारे में पहले से ही जानकारी थी, तो उन्होंने इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या अपनी सरकार बचाने के लिए उन्होंने इसे नजरअंदाज किया? मुख्यमंत्री जी को ये भी कहा है कि ये सारी बात मैंने आपको बताई थी, तो फिर मुख्यमंत्री जी ने उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या केवल अपनी सरकार बचाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने उसको नजरअंदाज किया? उधर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि महाराष्ट्र में सरकार चलाने वाले माफियाओं से मिले हुए हैं।
पहला ऐसा प्रकरण है जो गृह मंत्री, जिसकी की जवाबदारी है लोगों की जान माल की सुरक्षा करना, वह खुद जानमाल का भक्षक बन जाए, तो आप समझ सकते हैं कि उस सरकार को बने रहने का है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खत को लेकर एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने उद्धव सरकार पर निशाना साधा और कहा कि चिट्ठी काफी विस्फोटक है और इससे महाराष्ट्र की छवि को नुकसान पहुंचता है। गृह मंत्री अनिल देशमुख को इस्तीफा देना चाहिए और मामले की गहन जांच भी की जानी चाहिए। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने ट्वीट कर निशाना साधा है कि पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह जो कह रहे हैं, अगर वो सच है तो माननीय शरद पवार जी से सवाल पूछा जाना चाहिए, क्योंकि वे वर्तमान महाराष्ट्र आघाड़ी सरकार के आर्किटेक्ट हैं और कांग्रेस को भी इस मुद्दे पर एक स्टैंड लेना चाहिए। महाराष्ट्र गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे को लेकर आज बीजेपी मुंबई में प्रदर्शन करेगी। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता देशमुख के खिलाफ नारेबाजी करेंगे और उनके इस्तीफे की मांग करेंगे। बीजेपी नेताओं के मुताबिक इतने गंभीर आरोप लगने के बाद उन्हें गृह मंत्री के पद पर नहीं रहना चाहिए। इधर महाराष्ट्र एटीएस ने मांगी सचिन वाजे की कस्टडी। आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कहां करेंगे महापंचायत को संबोधित और कहां बीएसएफ ने पाकिस्तानी घुसपैठिए को किया ढेर। देश की अहम खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 देश प्रदेश। महाराष्ट्र की एटीएस ने शनिवार को स्पेशल एनआईए कोर्ट का रुख किया है। एटीएस ने सस्पेंड ऑफिसर सचिन वाजे मनसुख हरीम केस में कोर्ट से कस्टडी की मांग की है। एटीएस की अपील पर कोर्ट ने मामले में 25 मार्च के बाद सुनवाई की बात कही है। 25 मार्च को वाजे की एनआईए कस्टडी खत्म हो रही है। संजय राउत ने मनसुख हिरेन की मौत मामले की जांच एनआईए को सौंपे जाने पर कहा है कि महाराष्ट्र पुलिस या उद्धव सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राउत ने कहा कि मामले की एनआईए जांच कराने की जरूरत नहीं थी। मुंबई पुलिस और एटीएस दोनों मामलों की जांच करने में सक्षम थी, लेकिन केंद्र महाविकास आघाड़ी सरकार को कटघरे में खड़ा करने का मौका ढूंढ रही है। चीन से चल रहे विवाद के बीच भारत और अमेरिका के रक्षा मंत्रियों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। अमेरिका के रक्षा मंत्री जे लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि आज के चुनौतीपूर्ण सुरक्षा वातावरण के बावजूद यूएस और भारत के बीच साझेदारी, समझ और मजबूती बनी हुई है और हम इसे आगे बनाए रखेंगे। अरविंद केजरीवाल आज पंजाब के मोगा में किसान महापंचायत का आयोजन करने जा रहे हैं। महापंचायत के लिए 80,000 लोगों की क्षमता वाला पंडाल लगाया गया है। मंच पर पहुंचने के पहले सभी नेताओं को 48 घंटे पहले की कोविड जांच रिपोर्ट दिखानी होगी, जिसके बाद ही उन्हें मंच पर आने की अनुमति मिलेगी। केंद्र सरकार की आपत्ति के बाद दिल्ली सरकार की घर घर राशन वितरण योजना का नाम बदला जाएगा। केजरीवाल के मुताबिक मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना में मुख्यमंत्री शब्द से केंद्र सरकार को आपत्ति थी। केजरीवाल सरकार 25 मार्च को दिल्ली में ये योजना लॉन्च करने वाली थी। इसके लिए टेंडर भी जारी कर दिए गए थे। राजस्थान के श्रीगंगानगर में बीएसएफ ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को ढेर कर दिया। ये घुसपैठिया अनूपगढ़ के शेरपुरा चौक के पास भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था। तलाशी के दौरान इसके पास से कोई संदिग्ध सामान नहीं मिला है। 15 दिन पहले बीएसएफ ने भारत पाक अनूपगढ़ बॉर्डर पर एक पाक घुसपैठियों को ढेर किया था। भारत ने इंग्लैंड को टी20 सीरीज के आखिरी मैच में 36 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत ने सीरीज पर 3-2 से कब्जा कर लिया। आखिरी मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 225 रनों का लक्ष्य दिया था। जवाब में इंग्लैंड की टीम 188 रन ही बना सकी। भुवनेश्वर कुमार को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। वहीं विराट कोहली मैन ऑफ द सीरीज के अवार्ड से नवाजे गए। एमपी के बैतूल में एक शराबी शिक्षक ने सरकारी स्कूल में जमकर हंगामा मचाया। जानकारी के मुताबिक ये शिक्षक अक्सर शराब पीकर स्कूल पहुंच जाता और छात्राओं से अपशब्द कहने लगता। शिक्षक के इस रवैये से छात्राओं की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं और अधिकारी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पुलवामा के मुर्रन गांव में भीषण आग लग गई, जिसमें 3 घर जलकर पूरी तरह खाक हो गए। आग की ऊंची लपटें देखकर हर कोई खौफजदा हो गया। हालांकि स्थानीय युवकों की कोशिश ने आग को फैलने से रोक लिया, नहीं तो इस भीषण आग की जद में दर्जनों घर जलकर खाक हो जाते। बंगाल में वार पलटवार के बीच आज फिर पीएम मोदी अमित शाह भरेंगे हुंकार। इन सब के बीच आज आएगा बीजेपी का घोषणा पत्र। ममता का मेदिनीपुर प्लान क्या है? बंगाल चुनाव से जुड़ी सभी अहम खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 बैटल ऑफ बंगाल। दीदी बोले हेला होवे, बीजेपी बोले विकास होवे। पश्चिम बंगाल की बाजी बीजेपी के पक्ष में करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल लगातार रणनीति बना रहे हैं, बल्कि ताबड़तोड़ रैलियां भी कर रहे हैं। आज पीएम मोदी बांकुड़ा में एक रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की रैली दोपहर 3:30 बजे होगी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए जनता के बीच जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज अमित शाह पूर्वी मिदनापुर के एगरा में एक जनसभा को संबोधित कर पार्टी उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शाम 5:30 बजे पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट जारी करेंगे। बताया जा रहा है कि घोषणा पत्र में ओबीसी पर बड़ा ऐलान हो सकता है। हम एक एक घोषणा पत्र में लिखी हुई बात को परिणाम देंगे।
पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी लगातार बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला कर रही हैं, जिसका जवाब बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने दिया है। देश के प्रधानमंत्री के लिए किन शब्दों का उपयोग कर रही है, और इसलिए दीदी फ्रस्ट्रेशन में है, और जब आदमी फ्रस्ट्रेशन में चले जाता तो इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करता है। पश्चिम बंगाल में फिर से टीएमसी की सरकार बनाने के लिए ममता बनर्जी धुआंधार रैलियां कर रही हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज 3 रैलियां करेंगी। दोपहर 12 बजे दक्षिण कोंटाई, दोपहर 1 बजे पूर्वी कोंटाई में ममता एक पब्लिक मीटिंग में हिस्सा लेंगी। इसके बाद दोपहर 2 बजे ईस्ट मेदिनीपुर के नंदकुमार में ममता एक रैली करेंगी। बंगाल के नंदीग्राम में ममता बनर्जी के जख्मी होने की घटना की जांच अब सीआईडी करेगी। सोमवार को एडीजी सीआईडी की अगुवाई में 6 सदस्यीय टीम नंदीग्राम का दौरा करेगी और गवाहों के बयान दर्ज करेगी। 10 मार्च को सीएम ममता बनर्जी एक रोड शो के दौरान चोटिल हो गई थीं। फिलहाल वो व्हील चेयर पर ही जनसभाएं कर रही हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने 39 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस अब तक अपने 89 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। विधानसभा चुनाव में वाम दलों और इंडियन सेक्युलर फ्रंट के साथ गठबंधन में उतरी कांग्रेस 92 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए वाम मोर्चा ने शनिवार को अपनी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में राज्य में कानून का राज स्थापित करने और किसी भी परिस्थिति में सीए को लागू नहीं होने का वादा किया गया है। इसके अलावा रोजगार के अवसर बढ़ाने, बड़े उद्योगों की स्थापना को सुगम बनाने की नीति बनाने और शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा कराने का भी वादा किया गया। टीवी जगत की हस्तियां भी अब बंगाल चुनाव में कूद रही हैं। शनिवार को एक्टर नील भट्टाचार्य और त्रिना भट्टाचार्य ने टीएमसी का दामन थाम लिया। कोलकाता के तृणमूल भवन में शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की मौजूदगी में दोनों ने टीएमसी ज्वाइन की। इधर असम में आज कहां पीएम मोदी गरजेंगे? असम में प्रियंका गांधी का क्या है प्लान ऑफ एक्शन? केरल के सीएम विजयन की सभा में क्यों हो गया हंगामा? चुनाव और सियासत की बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 21 का राज्याभिषेक। असम में बीजेपी सरकार के दोबारा वापसी के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार असम में चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। पीएम मोदी आज बोकाखात में बीजेपी गठबंधन के उम्मीदवार और असम गण परिषद के अध्यक्ष अतुल बोरा के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। असम के चुनावी रण को जीतने के लिए कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रियंका का आज से 2 दिन का दौरा शुरू हो रहा है। इस दौरान प्रियंका कुल 6 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगी। जोरहाट, नाजिरा, खुमताई, शारूपाथर, कलियाबोर और नगांव में प्रियंका की रैली होगी। प्रियंका बोरदोवा सात्रा में श्रीमंत शंकर देवा की जनसिली का भी दौरा करेंगी। ऑल असम स्टूडेंट यूनियन ने शनिवार को पूरे राज्य में सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए के विरोध में बाइक रैली निकाली। बाइक रैली में शामिल युवाओं ने नो सीएए की टोपियां और बैनर लिए हुए थे। एएएसयू कार्यकर्ताओं का कहना है कि हम बाइक रैली के जरिए सरकार से कहना चाहते हैं कि ये असंवैधानिक है और इसे खत्म करना चाहिए। पुदुचेरी में चुनाव को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस डीएमके गठबंधन पर बड़ा हमला किया है और चार्जशीट जारी की। बीजेपी ने अपनी चार्जशीट में कांग्रेस डीएमके सरकार पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। चुनावों में बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप भी लगाए गए। डीएम की चीफ एमके स्टालिन ने मदुरै के थिरुमंगलम में एक रोड शो किया। इस दौरान स्टालिन ने लोगों से डीएम के गठबंधन को जिताने की अपील की। विधानसभा चुनाव में डीएम के कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के साथ गठबंधन करके मैदान में उतरी है। स्टालिन कोलाथुर विधानसभा सीट से ताल ठोक रहे हैं। केरल के त्रिशूर में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की रैली में शनिवार को जमकर हंगामा हुआ। सीएम विजयन के संबोधन के दौरान एक शख्स स्टेज पर उनके सामने दौड़ गया, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उस शख्स को पकड़ लिया। सीएम विजयन अपने चुनाव प्रचार अभियान के तहत त्रिशूर में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। विपक्षी कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ ने शनिवार को अपना घोषणा पत्र पीपुल्स मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में सभी सफेद कार्ड धारकों को फ्री में 5 किलोग्राम चावल और गरीबों के लिए 5 लाख मकान बनाने का वादा किया गया है। साथ ही सबरीमाला के भगवान अयप्पा मंदिर की परंपराओं की रक्षा के लिए एक विशेष कानून बनाने का भी वादा किया गया है। एशिया के सबसे बड़े रेड लाइट एरिया कोलकाता के सोनागाछी की सेक्स वर्कर्स ने इस बार सियासी दलों से 2 टूक कहा है। हमें हमारा हक दे दो और वोट ले लो। उनके मुताबिक हमें नागरिक अधिकार तक हासिल नहीं है। रेड लाइट एरिया में चुनाव आते ही उम्मीद दिखती है कि समाज के अन्य वर्गों की तरह उनकी भी सुध ली जाएगी, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है। अमेरिका में रहने वाले बंगाल के लोगों का कहना है कि वो चाहते हैं कि राज्य में हिंसा की राजनीति बंद होनी चाहिए। बंगाल परिवर्तन के लिए तैयार है और बीजेपी को चुनाव जीतना चाहिए। वोट विकास और मुद्दों पर मांगे जाने चाहिए, न कि धर्म के नाम पर। सीएम पद के लिए लोगों ने सौरव गांगुली की जगह मिथुन चक्रवर्ती को पहली पसंद बताया। और देश में फैल रहे हैं कोरोना के मामले। किसने कहा अगर कोरोना को लेकर नहीं उठाए गए एहतियाती कदम तो होंगे गंभीर हालात। और कहा भीड़ वाली जगहों पर होगी रैपिड एंटीजन टेस्टिंग। कोरोना से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 कोरोना जिंदा है।
देश में कोरोना के पिछले 24 घंटे में करीब 43,800 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इतने ही समय में 195 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। कोरोना एक्टिव केसों की संख्या भी 3 लाख के पार पहुंच गई है। महाराष्ट्र, दिल्ली सहित कई राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना को लेकर बनी नेशनल कोविड-19 टास्क फोर्स के ऑपरेशंस रिसर्च ग्रुप के हेड डॉक्टर NK अरोड़ा ने कहा है कि हम कोविड की दूसरी लहर के बीच में हैं। अगर हमने एहतियाती कदम गंभीर होकर नहीं उठाए तो अगले 6 से 8 हफ्तों में 1 लाख तक नए केस आ सकते हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 27,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जबकि 92 लोगों की मौत हुई। मुंबई में करीब 3,000 नए मामले सामने आए और 7 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे शनिवार को कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। आदित्य ने उनके संपर्क में आए लोगों से कोरोना की जांच कराने को कहा है। मुंबई में भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जैसे मॉल्स, रेलवे स्टेशन, MSRTC बस डिपो, हॉकर्स, मार्केट प्लेस, टूरिस्ट प्लेस, विभिन्न सरकारी संस्थानों पर रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किए जाएंगे। वहीं मुंबई की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी में मार्च में अब तक कोरोना वायरस के 272 मामले आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज से इंदौर, भोपाल और जबलपुर में लॉकडाउन लगाया गया है। इन शहरों के सभी स्कूलों और कॉलेज 31 मार्च तक बंद रहेंगे। वहीं बैतूल के सेल्स टैक्स ऑफिस के 5 कर्मचारी एक साथ कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद कलेक्टर के आदेश पर कार्यालय को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया। दिल्ली में करीब 3 महीने बाद शनिवार को एक बार फिर कोरोना के 813 नए मरीज सामने आए, जिसके बाद संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 6,47,000 के पार पहुंच गया है। कोरोना संक्रमण से 2 मरीजों की मौत भी हुई है। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 1.07% पर आ गया है। केरल में कोरोना एक बार फिर अपने पैर तेजी से पसार रहा है। यहाँ शनिवार को कोरोना के करीब 2,100 मामले सामने आए हैं और इसी के साथ 2,211 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। कोरोना से राज्य में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में एक्टिव केसों की संख्या 25,000 के पार पहुंच गई है। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन में हिस्सा ले चुके और पंजाब समेत कई जगहों पर प्रदर्शन कर चुके किसान नेता जोगिंदर सिंह की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जोगिंदर सिंह को बठिंडा के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इसके बाद से ही आंदोलन कर रहे किसानों में चिंता देखी जा रही है। 12 अप्रैल से शुरू रमजान में वैक्सीन लगवाने को लेकर सऊदी अरब के मुफ्ती ने बड़ा ऐलान किया है। मुफ्ती शेख अब्दुल अजीज अल शेख ने कहा है कि रमजान में वैक्सीन लगवाने से रोजा नहीं टूटेगा। मुफ्ती के इस ऐलान से रोजा रखने वाले मुस्लिमों को बड़ी राहत मिली है और वैक्सीन लगवाने को लेकर उनके मन में संदेह चल रहा था। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।